नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, एक बार फिर हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2022 मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। और इस सीरीज़ में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। इससे पहले भी हम आपके लिए कुछ सीरीज़ ला चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो कई बार आ चुका है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है और इसमें जो डी है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, और डी ई जो है ये डी ई समांतर है बी सी के। ये डी ई जो समांतर है बी सी के, और हमें सिद्ध करना है कि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। यानी जो ई है ये भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। क्योंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्योंकि जो डी है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी, ये जो है ए डी बराबर हो जाएगी बी डी। क्योंकि जो मध्य बिंदु होता है वो इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी डी। या हम लिख सकते हैं, जब ए डी बराबर बी डी है तो ए डी बटे बी डी, तो ए डी बटे बी डी बराबर होगा 1। क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं, जब इसमें इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। ये जो डी ई है ये समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है। जब इसके समांतर है तो थेल्स फिर में क्या कहती है कि किसी आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। तो थेल्स फिर में से हो गया ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। अब ए डी बटा बी डी, इसका मान हमें क्या दिया है, 1 दिया है, तो हम यहाँ रख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 बराबर ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए डी बटा बी डी बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बराबर ई सी। ए ई बराबर ई सी तभी होगा जब ए ई बराबर ई सी होगा जब ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो ई जो है भुजा ए सी का मध्य बिंदु हो गया। अतः सिद्ध होता है कि आधार के समांतर खींची गई रेखा और एक मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर सी डी, जो ए बी है वो ए सी डी के समांतर है, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें ये प्रश्न इस तरीक़ा से दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए बी सी डी एक समलंब हो गया जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हो गए, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ए बी है वो बराबर 2 सी डी, इस सी डी के मतलब 2 गुना है। हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, यानी कि ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, देखिए ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, तो ये वाला जो कोण होगा ये
ए ओ बी जो होगा बराबर होगा सी ओ डी के, इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? शीर्ष अभिमुख कोण है। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। क्यों बराबर हैं? आगे लिख देंगे, शीर्ष अभिमुख कोण, इसलिए बराबर है। जब दो रेखाएं ऐसे आपस में काटती हैं और उनके सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ऐसे ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। इसके अलावा क्योंकि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, देखिए ए बी समांतर सी डी के है और ये रेखा जो बी डी है इसको काटती है, तो ऐसे जो एंगल बनेगा जेड की जो शेप में जो एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल सी डी ओ, या हम लिख सकते हैं ओ डी सी, ये बराबर होगा इस वाले एंगल के, इसके बराबर होगा ओ बी ए के। तथा कोण ओ बी ए बराबर, इसको हम ए बी ओ भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा कोण सी डी ओ, ये हो जाएगा ए का अंतर कोण। जो जेड की शेप में बनते हैं वो होते हैं ए का अंतर कोण। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ये दो एंगल्स बराबर हो गए, तो इसलिए जब दो एंगल बराबर हैं तो इसलिए कोण ए ओ बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से होगा? ये हो जाएगा कोण समरूपता। जब दो एंगल बराबर हैं तो आपस में त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कोण समरूपता नियम से ये आपस में समरूप हो गए। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, यानी त्रिभुज ए बी सी ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का जो क्षेत्रफल होगा संगत भुजाएं, तो ए ओ बी की भुजा हो जाएगी ए बी, तो ये होगा ए बी का वर्ग बटे, और इसकी संगत भुजा आ जाएगी या कि सी डी, तो ये होगा सी डी का वर्ग बराबर। अब देखिए ए बी हमें क्वेश्चन में दिया है, ए बी बराबर 2 सी डी के है, तो हम लिख देंगे ए बी की जगह 2 सी डी, तो ये 2 सी डी का वर्ग हो जाएगा, और नीचे आपका सी डी है ही है, ये सी डी का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 सी डी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग, तो सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4/1, तो 4/1 का मतलब हो गया 4:1, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो गया वो हो जाएगा 4:1। तो प्रश्न नंबर 3 भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए, यानी स्पर्श रेखा युग्म का मतलब होता है 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और रचना विधि भी लिखिए। देखिए जैसा इस प्रश्न में लिखा हुआ है आप वैसा ही करते जाइए, मैं आपको अभी हाथ से समझा देता हूँ, आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से उसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। देखिए सबसे पहले जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हमने ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, और इस वृत्त के केंद्र से उसमें लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P लीजिए। तो अब यहाँ से स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए, माना कि ये हो गया कोई बिंदु जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है आपके इस केंद्र से, यहाँ से इसकी जो दूरी है ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जो हमारा OP जो रेखाखंड हो गया इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर, ये वाली जो दूरी है कुल 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आधी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 से अधिक यानी कि आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या 4.5 यानी 4.5 भी ले सकते हैं। आप प्रकार यहाँ रखें, यहाँ से एक चाप ऊपर की तरफ लगा दीजिए, माना आपने ये चाप लगा दिया, उसी दूरी से यहीं से ही एक चाप नीचे लगा दीजिए, यानी कि हम OP का लंबार्धक खींच रहे हैं।
यहाँ से एक चाप ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। अब उसी दूरी से यहाँ प्रकार रखिए, अब ऊपर चाप लगाइए, एक नीचे चाप लगाइए, तो वो पहले चापों, दोनों चापों को जरूर आपस में काटेंगे। फिर हम स्केल की सहायता से इन्हें मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से हम इन्हें डॉट डॉट ऐसे मिलाएंगे इस तरीक़ा से। जहाँ ये OP को काटते हैं वहाँ पर कोई बिंदु डाल दीजिए M। ये हो गया M बिंदु, जो लंबार्धक है OP रेखाखंड को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। अब प्रकार में OM या MP कोई भी दूरी लेकर, या तो आप OM भर लीजिए या MP भर लीजिए, प्रकार यहाँ पे रखिए, प्रकार का पॉइंट, और एक वृत्त बनाइए। जब आप वृत्त बनाएंगे यहाँ पर प्रकार रखकर आप ऐसे, तो वो वृत्त ऐसे होता हुआ जाएगा, हमारे इस वृत्त के केंद्र से होता हुआ और बिंदु P को स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये एक वृत्त हो गया। ये वृत्त हमारे पहले मूल बिंदु को यानी केंद्र O वाले वृत्त को यहाँ पर काटता है A बिंदु पर, और दूसरा बिंदु यहाँ उसे हो गया B। इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हुआ जाता है। अब आप स्केल की सहायता से AP और BP को मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो हम A और P को मिलाएंगे तो ऐसे हम स्केल की सहायता से बस इसे स्पर्श करते हुए ये रेखा होगी। और दूसरी B और P को मिलाते हुए, B और P को मिलाते हुए हम दूसरी रेखा ऐसे खींचेंगे। ये आपको, मैं तो यहाँ हाथ से खींच रहा हूँ, लेकिन आपको किससे खींचना है, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है जो यहाँ पर टच करती हुई जाएगी। जो AP और BP हैं यही हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमने क्या किया है कि इसकी रचना विधि और हमें लिखनी है। जिस तरीक़ा से हमने इसको बनाया है हम वही रचना विधि लिख देंगे। देखिए इसके लिए रचना विधि ये होगी जो मैंने लिख ली है, आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या किया हमने, सर्वप्रथम हमने O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, ठीक है, जैसा कि हमने अभी किया था। इसके बाद हमने क्या किया, वो नंबर 2 हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया तथा OP को मिलाया। उसके बाद हमने इन दोनों को मिला दिया था। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था, रेखाखंड OP का प्रकार तथा पैमाने की सहायता से लंबार्धक खींचा जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पर इसका हमने लंबार्धक ये खींचा था जो इसे M पर प्रतिच्छेद करता है। जैसा हमने बनाया है हम ऐसा ही लिखते चले जाएंगे। देखिए बिंदु, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट देखिए, बिंदु M को केंद्र मानकर तथा प्रकार में OM या PM दूरी लेकर एक वृत्त बनाया जो मूल बिंदु को यानी केंद्र O वाले वृत्त को बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ हमने केंद्र माना और इसे वृत्त बना दिया OM या PM दूरी लेकर, जो इस पहले वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। AP तथा BP को मिलाते हुए स्पर्श रेखाएं खींची। AP तथा BP ही अभीष्ट स्पर्श रेखा हैं। आप इसके बनाकर प्रैक्टिस कर लेना और ये रचना भी लिखकर देख लेना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको देखते रहें, आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को रखा गया है। देखिए यहाँ में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोले की जो त्रिज्या है वो हमें 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम इसको सिंपल अगर हम कर लेंगे 10.5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 21/2 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 21/2 का मतलब भी यही होता है 10.5 यानी 10.5। और शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3.5 को भी हम लिख सकते हैं कितना, 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 को हम 7 का आधा ही तो होता है 3.5, और ये 21 का जो आधा होता है ये 10.5 होता है। आप इसको वैसे वाला करके भी देख सकते हैं। और ऊंचाई है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, इस गोले से शंकु बनाए गए हैं तो हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसमें सीधा हो जाएगा कि शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाए गए हैं। तो जो चीज़ पिघलाई गई है उसके आयतन में जो चीज़ बनाई गई उसके आयतन का हम भाग दे देंगे। तो गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई r3। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r²h। अब 4/3 पाई से हम यहाँ पाई कैंसिल कर लेंगे, 4/3। अब शंकु की जो त्रिज्या है वो मतलब गोले की जो त्रिज्या होगी कैपिटल R वो होगी हमारी 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि r3 है तो ये 3 बार लिख जाएगा। और शंकु का जो आयतन होगा 1/3, शंकु की त्रिज्या हो गई इतनी 7/2, 3.5 को हमने लिख लिया था 7/2 और ऊंचाई है इसकी 3। ठीक है, इस तरीक़ा से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए 2 गुणा 2, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। अब इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये लिखा जाएगा इस तरीक़ा से, यानी कि 21 गुणा 21 और गुणा ये 21 बटे यहाँ पे 2 हो गया। अब ये जो 7/2 है हम इसको लिख सकते हैं 2/7, ये पलट जाएगा, गुणा 7 या 21/2 है तो हम इसको लिख लेंगे 2/21, यानी कि 7/2 है, 7 या 21/2 हो गए, इसे 2/21 इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 2/3 में भाग दे रहे हैं 3/5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2/3 भाग की जगह पर गुणा हो जाएगा, 3/5 का हो जाएगा 5/3, इस तरीक़ा से हो जाता है। अब देखिए 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से हमने ये 2 कैंसिल कर लिया, और 7 से फिर ये 21 जो होगा ये 3 बार हो जाएगा। अब 3 गुणा 2 6 और 21, 3 गुणा 2 6 हो गया, 21 सिक्के 126। तो यानी कि शंकुओं की जो संख्या हो जाएगी वो 126 शंकु उससे गोले से बन जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ज़्यादा प्रश्नों को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ जो वर्ग जो दिए हुए हैं वो एक वर्गीकृत आंकड़े हैं और ये इनकी बारंबारता है। हमें यहाँ बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि मोड हमें ज्ञात करना है। देखिए जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले जब वर्गीकृत आंकड़ों में क्या देखते हैं कि किस वर्ग की जो बारंबारता है सबसे अधिक है, क्योंकि हमें पहले बहुलक वर्ग यहाँ पर तलाशना है। तो यहाँ पर देखिए बारंबारताएं दी हुई हैं, तो जो 12 है सबसे अधिक बड़ी बारंबारता है यहाँ पर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्योंकि जिस वर्ग की जो बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग होता है बहुलक वर्ग। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि दी हुई सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। यहाँ पर जो 60 निम्न सीमा है, 80 यहाँ पर उच्च सीमा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा को यहाँ L बोलते हैं। और बहुलक वर्ग से देखिए पहले वाले जो वर्ग की बारंबारता है वो आपकी F0 हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा F, हम इसको लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका F2। क्योंकि वर्ग 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए वर्ग 60 से 80 बहुलक वर्ग होगा। ये हमें थोड़ी यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख देंगे, जहाँ पर L निम्न सीमा हो जाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, ये F1 हो गया, और ये हो गया आपका F2। वर्गों के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर 20 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बहुलक बरा बहुलक का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H।
अब L हमारे पास निम्न सीमा कितनी है, 60 है। F1 12 माइनस F0 10 बटे 2F1 12 माइनस F0 10 और F2 6 गुणा H कितना है, वो 20 हो गया। इन सभी की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें रख दी। अब देखिए 60 प्लस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 हो गया। 12 गुणा 2 24 माइनस 10 और 6 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 16 और गुणा 20। 60 प्लस 20 दूनी यह हो जाएगा 40। 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 का भाग 40 में देंगे तो हो जाएगा 5 बार। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 5 बराबर 65। तो बहुलक जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।